अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी फेस ऑफ। फेस ऑफ के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और भारत से हम सबके जाने पहचाने कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए हैं और हम सर को जो है टीवी पे देखते रहते हैं, बल्कि दोनों को लड़ते हुए भी देखते रहते हैं, जो कि यहाँ शायद हम ना देख पाए। हमें बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ भी थोड़ा सा लड़ लें आप लोग। लेकिन सर सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ चलूंगी। आईएमएफ से लोन लेने की बात की जा रही है, बल्कि ऑलमोस्ट लग रहा है कि मिल ही जाएगा, क्योंकि हर तरह के टैक्सेस और महंगाई, फ्यूल प्राइस भी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि आईएमएफ ने कहा है कि अपनी डिफेंस बजट जो है वो कम किया जाए। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान कर पाएगा? क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि भारत से खतरा है, कभी अफगानिस्तान से खतरा है, ये इस किस्म की बातें की जाती हैं। एज अ आर्मी मैन आपको लगता है कि ये बजट कम होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया आरजू। ये बड़ा अहम सवाल है और खुसूसी तौर पर जब हम जिस इकोनॉमिक क्रंच में है, बल्कि डिग्रेडेशन हो चुकी है और बार बार डिफॉल्ट के भी वार्निंग्स आते हैं और मुख्तलिफ जो इसके इकोनॉमिक्स के गुरुज हैं वो भी ये बताते हैं। और लेकिन ये है कि बात चीजें होती है कि जिस तरीके से जियाउल हक ने एक से और एक जनरल जियाउल हक जबकि प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उससे एक CNN के या BBC के एंकर ने पूछा था कि हम आपको देंगे तो आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को फोल्ड करें या इसको डेवलप न करें। तो उसने जवाब दिया था कि इट इज द क्वेश्चन ऑफ आवर सॉवरेनिटी, वी विल नॉट कंप्रोमाइज इट ऑन एनी कॉस्ट। तो मेरे ख्याल में कि डिफेंस जो है, जिस तरीके से हमारे बॉर्डर्स पर खतरात है, इसके अलावा अंदरूनी तौर पर जो हमारे यहाँ पर एक 5th जनरेशन वार, इसके अलावा बलूचिस्तान में या इसके अलावा TTP दाइश वगैरह जो हमारे सरहदों पर, और इसके अलावा बाकी जो हमारे मुख्तलिफ प्रोविंसेस है उसमें एक्टिव है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त वी हैव टू कीप आवर गार्ड एंड वी हैव टू नॉट टू गिव एनी चिंक्स इन आवर आर्मर। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि ठीक है हमारे इकोनॉमिक मसाइल है, लेकिन $11 बिलियन में अगर वो कहते कि 20% कम करे, जिस तरीके से वो कमेटी की रिकमेंडेशंस भी है, तो 20% अगर वो उसको मजीद कम किया जाए और फिर इन्फ्लेशन और डॉलर रेट को डाला जाए, तो मेरे ख्याल में फिर हमारे यहाँ ये जो कमी होगी ये 50% तक आ जाएगी। और 50% की कमी मौजूदा थ्रेट परसेप्शन में मेरे ख्याल में कि हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। हाल बात ये है कि अब अगर आप इंडिया को देख लें तो उनका बजट $73 बिलियन है। तो $73 बिलियन और दूसरी तरफ पर $11 बिलियन का कोई मुआवजा नहीं है। तीसरी बात यह आ जाती है कि हमें कोई ऐसे सिग्नल्स भी नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से हम ये कह दें कि चलो कोई पीस टॉक्स शुरू हो गए, कोई रिप्रोचमेंट शुरू हो गया, कोई हमारा मगरबी सरहद या मशरकी सरहद कुछ ठंडा हो गया। इस किस्म के कोई असरात भी नहीं है। तो जाहिर है कि ऐसा हालात में इट इज अ वेरी मतलब एक टफ टास्क एंड वॉक ऑन अ टाइट रोप। बिल्कुल सही। लेकिन हम यही बात अगर कर्नल शैलेंद्र आपसे मैं पूछूं, क्योंकि वैसे तो सर कोई कंपैरिजन है नहीं कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बजट का कोई कंपैरिजन कर पाए, क्योंकि जाहिर है एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज्यादा लोग हैं, बजट भी उनका ज्यादा होता है। तो लेकिन कर्नल साहब, बार बार आपको भी मैंने कई बार सुना टीवी पर, आपने कहा कि पाकिस्तान को अपना जो डिफेंस बजट है वो कम करना चाहिए, फौज का बजट कम होना चाहिए। कई लोग और भी कहते हैं कि जो आजकल के हालात है इकोनॉमी को देखते हुए। तो आपको लगता है पाकिस्तान ये कर पाएगा और कोई पीस टॉक हो सकती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिससे कम से कम ये टेंशन तो खत्म हो कि हम भारत के लिए हथियार खरीद रहे? दो तीन बातें बड़ी जिम्मेदारी से समझना चाहिए एंड ये मैं बिल्कुल इम्पार्शियल व्यू दे रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि आज के समय की पुकार क्या है। आज के समय की पुकार पाकिस्तान में है कि मुझे किसी भी तरह अपने को इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने से रोकना है। इसके लिए मुझे घास की रोटी खानी पड़े, एक ही रोटी खानी पड़े, डिफेंस बजट कम करना पड़े, TTP के साथ इस समय इमरान खान को भेजकर उसको राजदूत बना लिया जाए, मुझे नहीं पता क्या। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी होता, मैं ये जरूर बोलता
कि मैं एक समय की रोटी कम खाऊंगा, मैं अपनी तनख्वाह भी आधी लूंगा, लेकिन अपने देश को इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं जाने दूंगा। ये मेरी टॉप प्रायोरिटी। लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर मेरे पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस अपने आप में ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे अफगानिस्तान की टेररिज्म को अभी भी ऑन रखना है, मुझे इंडिया के अगेंस्ट भी काम करना है, वगैरह वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे देश के लिए, पाकिस्तान देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो उसको धकेल रहे हैं। जहां तक बात है थ्रेट की, 74 ईयर्स हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आया कि कितनी बार पाकिस्तान को ये दिखा कि इंडिया ने अटैक किया या इंडिया ने अटैक की मंशा रखी। आपका अगर आपका कोई एनिमी है तो देयर आर ओनली 2 एनिमीज। नंबर 1 एनिमी इज द टेररिज्म, द नंबर 2 एनिमी जो आपने अपने आप क्रिएट कर रखा है, दैट इज इंडिया। इंडिया हैज स्टॉप्ड थिंकिंग यू एज अ एनिमी इन स्पाइट ऑफ आवर पास्ट। मुझे लगता है देश के सभी लोगों को इस समय मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम अपने आप को इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं जाने देंगे। एज फार एज आर्मी इज कंसर्न, आर्मी अगर 6 महीने और 1 साल अपने आप के अपने ऊपर लगाम लगाती है एक्सपेंसेस की, तो मुझे नहीं लगता कि कल सवेरे पाकिस्तान डूब जाएगा। बिल्कुल नहीं डूबेगा। ये मेरी आपकी अपना एक्सपीरियंस भी है कि आपने देखा है कि थ्रेट फ्रॉम इंडिया इज नॉट देयर। ये 74 साल का आपका देखा हुआ इवैल्यूएटेड मेरा इवैल्यूएशन है। बिल्कुल सही सर। आपका थोड़ा सा कैमरा आपका हिल रहा है और आवाज भी थोड़ा सा ना क्लियर नहीं आ रही, आपकी जो ऑडियो है। अब मैं ठीक आप ठीक कर लीजिए, मैं इतनी देर, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, मैं इतनी देर में ब्रिगेडियर साहब से मैं बात करती हूँ। मुझे ये बताइए ब्रिगेडियर साहब के हर जगह पे एक हर कंट्री में थोड़ी बहुत इजाजत होती है मीडिया को बात करने की या फिर आम पब्लिक को भी कि वो किसी भी इदारे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक नया लॉ लेकर आए हैं कि अगर आपने आर्मी को या जुडिशरी को कुछ कहा तो उसके ऊपर जो है 10 लाख का जुर्माना है, फाइन लग जाएगा। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 5 साल की सजा होगी, जो आज एक आदमी को दी भी गई है। तो ख्याल से ये होना चाहिए, मतलब इतनी टॉलरेंस भी नहीं रह गई है हमारी स्टैब्लिशमेंट में, आर्मी में, कि वो कोई क्रिटिसिज्म को सुन पाए। अगर कोई गलत कह रहा है तो घबराने की क्या बात है, वो तो गलत कह रहा है, और अगर सही कह रहा है तो फिर अपने आप को ठीक करना चाहिए, बजाय दूसरे को पकड़ के जेल में डालने। जी देख लो आरजू, आप माशाल्लाह काफी समझदार है और मीडिया के साथ आपको ताल्लुक है, और खुसूसी तौर पर आजकल का जो सोशल मीडिया है वो कितना अग्रेसिव है और वो कितना इररिस्पॉन्सिबल है, ये भी आप जानते हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर हम पास्ट प्रैक्टिस को सामने रखें तो जिस तरीके से आर्मी की, उनके शहीदों की और उनके जो मुख्तलिफ, अगर इवन मिसाइल भी हमने फायर किया है तो उसकी जो ट्रालिंग हुई है, और वो ट्रालिंग कोई मतलब है कि ये नहीं है कि वो एक दुश्मन मुल्क कर रहा है या कोई ऐसा टेररिस्ट का कोई नेटवर्क है जो वो कर रहा है, बल्कि पॉलिटिकल स्टालवार्ड्स होते हैं, और वो एक एक ट्वीट जो है वो हजार दफा और 10,000 दफा उसको रिट्वीट किया जाता है। तो इस किस्म की अगर ट्रेंड हो, इस किस्म की बैशिंग हो, और इस किस्म के आपके शहीदों का, आपके जो मिसाइल है वो आप फायर करते हैं तो वो तो दुश्मन के लिए होता है, लेकिन उसका कोई मजाक उड़ाता है। और फिर तीसरी बात है कि न ब्रॉड ब्रश आप सबको उस लपेट में ले लेते हैं जिससे हर किसी को तकलीफ होता है। मैं ये नहीं कहता कि आजादी नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं है, उसका बिल्कुल उस पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और उससे कुछ रेक्टिफिकेशन या कोई रीडूइंग या रिविजिट उसका मकसद हो। ये नहीं हो कि उससे आप सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग कर ले और उसको डिग्रेड करने की कोशिश करें। डिग्रेडेशन पॉलिटिकल लेवल पर किसी की होनी चाहिए, यानी मतलब है जिसको हम ह्यूमिलिएशन कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि हर कोई मुल्क में मेरे ख्याल में कि आर्म फोर्सेस और जुडिशरी के लिए यही कानून है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अलबत्ता इसको किस तरीके से लागू करना है
इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरी बात ये कितने रिस्पॉन्सिबल लोग बनते हैं, ये भी बड़ा जरूरी है। तो ये एक वन वे नहीं है कि ये ऑर्डिनेंस पास हो गया बस लोग बिल्कुल चुप करके बैठ जाएंगे, नहीं, फिर भी ये होता रहेगा, ये सेंसर भी जारी रहता है और उसके बावजूद भी ये होता रहता है। आजकल सोशल मीडिया में आप इसको कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, और फिर कितने मुकदमात बनाएंगे और कितने लोगों को जेलों में डालेंगे। लेकिन अलबत्ता इसके लिए ये कि आपके रियल टाइम इंफॉर्मेशन लोगों को दिया करे, ताकि उसमें फेक न्यूज और उसमें डिस्टॉर्टेड किस्म के स्टोरीज या इस किस्म की चीजें सामने ना आए। हाँ, अलबत्ता अगर कोई तौहीन करता है अदालत की, तो वो तो पुराना कानून है, आज का नहीं है। वो तो रास्ते पर भी चल रहा है और पुलिस वाला उसको रोक लेता है कि भाई आगे फौज है, तो वो कहते हैं तौलीन अदालत हो गया। तो मेरे ख्याल में वो तो पहले से उधर है और ये इस कानून से पहले है। इसी तरह हम फोर्सेस को, इंडिविजुअल को कर लो, लेकिन एज ए इदारा ये मेरे ख्याल में ये इजाजत नहीं देता। बिल्कुल ठीक। और यही बात मैं कर्नल साहब आपसे भी पूछूंगी कि क्या आपके यहाँ भी इस तरह से होता है कि अगर कोई क्रिटिसाइज करे सोशल मीडिया पे, खास तौर पे आर्मी को या फिर जुडिशरी को, तो क्या कोई सजा दी जाती है? जैसे हमारे यहाँ नया कानून आया है कि जी 5 साल के लिए जेल हो जाएगी, एक आदमी को आज कर भी दिया है, और साथ साथ फाइन भी लगा देते हैं 10 लाख का तकरीबन। तो क्या आपके ख्याल से ऐसा होना चाहिए, या फिर एक लोगों को आजादी होनी चाहिए बात करने की? पूरी रिस्पेक्ट करता हूं मैं आजादी की, डेमोक्रेसी की और आपके हक की, आपके राइट्स की। लेकिन एज अ आर्मी मैन मैं ये भी आपको बड़ी डिमांड करता हूं कि जो देशवासी अपनी सेना की इज्जत ना रख पाए, आई थिंक दे डिजर्व समथिंग। ये प्रोपोगंडा नहीं चलेगा कि जस्ट बिकॉज यू फील कि आर्मी इज बैड, आर्मी इज बैड। अल्टीमेटली किसी भी देश की हो, कैसी भी हो, आर्मी वो है जो आपको आपके देश में शांति से रहने की आपको आजादी देता है, और उसी आजादी में आप बोल पाते हैं। सो आई थिंक criticism of army should be reduced. Be a good patriot. Now coming to judiciary, yes, why not? जुडिशरी के लिए भी मेरा सेम है, क्योंकि अगर जुडिशरी इवेलुएट कर सकती है, कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, कमेंट कर सकती है कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो भाई साहब आपके डिसीजन को फिर पब्लिक क्यों ना इवेलुएट करे? आपने कुछ गलत किया है? द बेस्ट पार्ट, आई कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम इंडियन आर्मी, कि बेस्ट पार्ट इन इंडियन आर्मी इज कि अगर आप हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे अपने देशवासी, वी डोंट रिएक्ट, वी आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। मैं ये भी कहूंगा कम से कम कि हम वी आर नॉट इवन अलाउड टू रिएक्ट। बट एट द सेम टाइम एक बड़ा लाइव एग्जांपल है, एक हमारी बहुत बड़ी पार्टी है जो हमारे देश में काफी सालों से सत्ता संभाले हुए थी, उसने इंडियन आर्मी को चैलेंज करना, क्रिटिसाइज करना, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया हर बात पर। आज आप देख रहे हैं वो पार्टी कहाँ है, कहाँ एक वो थंपिंग मेजोरिटी पर हुआ करती थी, और कहाँ आज वो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन पा रही। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही है कि चीजों को गलत बताना, अपने फेवर में बताना, जो भी सत्ता में है उसके अगेंस्ट बताना। बट ये पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपको राइट है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं, तो श्रीमान जी आपका ड्यूटी भी है कि आप गलत तरीके की खबर अपनी फौज, अपनी जुडिशरी, अपनी कंट्री के बारे में नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये कोई मनमानी हो, अगर आपका हक है तो क्या आपको लगता है मेरा हक नहीं है? मैंने अगर कोई गलत काम किया है, देयर इज अ कोर्ट, आप जाइए ना कोर्ट पे। ये सोशल मीडिया पे आप कौन होते हैं मेरे को क्रिटिसाइज करने वाले? सही, यानी सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बात है और सच्ची बात है तो वो कहने में तो कोई हर्ज नहीं है सर, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या चाहे वो आर्मी के लोग हो। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज मुझे और बताइए कि बहुत बार कहा गया, जब जनरल बाजवा थे उन्होंने भी कहा और उनके बाद भी बात होती रही कि 20 साल के लिए कश्मीर इशू को साइड पे रखकर भारत से बात करनी चाहिए, ट्रेड भी करना चाहिए, बातचीत भी करनी चाहिए, आना जाना भी होना चाहिए, कश्मीर इशू को कम से कम भी 10 से 20 साल के लिए जो है वो डिस्कस ना किया जाए। आप एग्री करते हैं ऐसा होना चाहिए, इससे कुछ बेहतरी आएगी?
देख लो क्या कश्मीर इशू एक लाइव इशू है या एक डेड इशू है। और दूसरी बात है कि जब इस किस्म के इश्यूज होते हैं तो दुनिया में कितनी मिसालें मौजूद है कि उन्होंने एक ऐसा इशू को जो कि इंटरनेशनल फोरम पर हो और जिस पर दोनों मुल्कों के दरमियान काफी तलखी और वार्स रहे हों कि उसको उसके पब्लिक या उसके जो ग्रेटर इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको एक्सेप्ट करेंगे कि इसको अभी फ्रीजर में रखो और फ्रीजर के बाद इसको हम निकालेंगे। दो कि हमारे यहाँ ये हुआ है कि जब 65 की वार हो रही थी तो हमारा ये एक नैरेटिव था कि हमने डीप फ्रीज करना है और जब डीप फ्रीज करने की ताकि दुनिया के अटेंशन में आ जाए, इसलिए कि दुनिया इसको अटेंशन नहीं दे रही थी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हल किया जाए। तो वक्तन फवक्तन ऐसी इश्यूज को आपकी आवाज नहीं आ रही जी सर। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी है जी इंडस वाटर ट्रीटी है तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी बार बार जब उस पर डैम बनता है तो अगेन लाइव हो जाता है। जब पानी का मसला या वहां से पानी छोड़ा जाता है फिर भी वही हो जाता है। जब यहाँ पर किसानों पर पानी कम हो जाता है फिर भी वो लाइव हो जाता है। तो ऐसे जो इशू होते हैं जो कि इंसानों के साथ उसका ताल्लुक हो और जो उनकी आजादी की बात हो रही हो, उनका जो प्लेबिसाइड की बात हो रही हो या अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद की बात हो रही हो या वहां पर जो इंसानी हुकूक के लाफर्जी की बात हो रही, तो उसको कोई इस तरीके से साइड लाइन नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये बात है कि उसके लिए एक ऐसा टाइम फ्रेम कि दोनों मुल्क एग्री कर जाए, जिस तरीके से चुनाव फार्मूला था कि 10 साल के लिए हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके जो फैक्टर्स है या इसके जो प्रिंसिपल्स है उसको रफ्ता रफ्ता दोनों हुकूमतें उसको एब्जॉर्ब भी करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और 10 साल बाद इसका जो फाइनल है वो निकल आया जाएगा। तो मेरे ख्याल में उस किस्म की चीज तो हो सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड दोनों मुल्क उसके लिए तैयार हों। बिल्कुल जी। कर्नल साहब क्या कहेंगे आप एग्री करते हैं इस बात से कि ये पॉसिबल है कि कश्मीर को 10 साल के लिए जो है डिस्कस ना किया जाए और हिंदुस्तान पाकिस्तान आगे बढ़े और दोस्ती नहीं मगर ट्रेड करें और अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें? पॉसिबल है आपको लग रहा है? आज से 5 साल पहले आरजू जी आपने कभी सपना भी लिया था कि आपके एक ब्रिगेडियर साहब इंडिया के एक कर्नल साहब के साथ ढंग से पेश आकर बात कर लेंगे? आपने कभी ऐसा सपना लिया था, सोचा था? नहीं, ऐसा नहीं सोचा जाता था। आपके और मेरे बीच में पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं हर जगह पर ब्लेम गेम होती थी। आपके यहाँ अगर एक पटाखा भी बज गया तो ये इंडिया ने बजाया है और अगर हमारे यहाँ किसी ने अगर पलक भी झपक ली तो वो सिर्फ पाकिस्तान ने किया है। आजकल क्यों नहीं हो रहा? आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा। आपके यहाँ अभी बम फटा, उसमें काफी लोग हताहत हो गए, आपने तो कभी नहीं बोला कि नहीं नहीं ये तो इंडिया ने ही किया है। बिकॉज वी ऑल आर ग्रेजुएटिंग, हम लोग सब बड़े हो रहे हैं। अवेयरनेस आई है सर, मीडिया ने अवेयरनेस दी है बहुत। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कैसे आप बताइए। आप विटनेस हैं, आप विटनेस हैं कि इंडियन मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान मीडिया के ऊपर जिस तरीके से हम एक दूसरे से बात किया करते थे कि आजकल उसी तरीके से हो रही है, गाली गलौच हो रही है, एक दूसरे की सिर्फ टांग खींची जा रही है। नहीं, आजकल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कश्मीर के मसले पर जरूर 74 साल का अगर एक्सपीरियंस इंडिया और पाकिस्तान समझदारी से देखे, मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। आपको 2 सेब फालतू नहीं मिले, मुझे कोई 2 प्लम्स फालतू नहीं मिले या काजू और बादाम नहीं मिल गए फालतू, कुछ नहीं हुआ। आप प्लेबिसाइड की बात करें, आप पता नहीं टेररिज्म की बात करें, क्या करें क्या ना करें, मिला कुछ नहीं। इसलिए मेरी सोच है कि दोनों कंट्रीज जब तक ये ऑफर नहीं करेंगे, हम कोई कंडीशनल बात नहीं कर रहे। अरे भाई बात करोगे तभी तो कंडीशंस आएंगी। अगर मैंने और चाइना ने यही अगर फॉर्मूला लगाया होता तो हमारे 16, 17, 18 राउंड ऑफ टॉप कैसे हो जाएंगे? होंगे ही नहीं। द बिगेस्ट एग्रीमेंट इज कि हम अगली बार बैठकर बात करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। उस समय ये लगा दूं मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूं,
जी कि मैं लगा दूं कि चलिए जी हम तो बात करना चाहते हैं, बाजवा साहब को अपने टेन्योर के एंड पर याद आ रहा है कि यस हम 10 साल 20 साल, मैं कह रहा हूँ 10 साल 20 साल क्यों, पहले 6 महीने की बात क्यों ना कर लें। 6 महीने वी फ्रीज, 1 साल वी फ्रीज। और अबव ऑल, अगर आज आपका पाकिस्तान किसी भी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, व्हाट इज द टॉप प्रायोरिटी? यू टेल मी व्हाई व्हाई। मैं कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर मैं हफीज सईद होता तो मैं सबसे पहले अपनी कंट्री को बोलता कि मैं अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार हूं, आप मुझे हैंड ओवर करिए, आईएमएफ को बोलिए लोन देगा। आईएमएफ से लोन मिलने को आपको क्या फायदा है? आप ये मत सोचिएगा कि $1 बिलियन मिल गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। $1 बिलियन से आप क्या कर लेंगे? आपको लॉन्ग टर्म देखना है, आपको अगले 3 4 5 साल देखना है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर टीटीपी से रिलेटेड आपका इमरान खान साहब कहते हैं, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कहते हैं, लाइव शो में कहते हैं कि हाँ जी हम चाहेंगे कि जिस दिन हम आएंगे गवर्नमेंट में तो हम टीटीपी को सपोर्ट करेंगे। ओ माय गॉड, क्यों बोल रहे हो ऐसा? आप अपने देश के लिए बोलिए, अपने देश के लिए सोचिए। JNK इशू डेफिनेटली इज द ओनली रोड ब्लॉक, क्योंकि आपने उसे कंडीशन बना दिया। नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा कि जी हम बात करने को तैयार है, लेकिन JNK के ऊपर हम उसको सॉल्व कर लें। इसलिए यार JNK के ऊपर भी बात करने के लिए बैठोगे तभी तो बात होगी, वो हो जाएगी। लेकिन सर होना चाहिए, हमें इस चीज से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए और तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। मैं यहाँ पे आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने आज ज्वाइन किया, लेकिन जाते जाते आप दोनों एक दूसरे को मेरे सामने ये बता दें, आप ब्रिगेडियर साहब कर्नल साहब को कब बुला रहे हैं पाकिस्तान घुमाने के लिए, और कर्नल साहब आप कब बुला रहे हैं हम दोनों को, ब्रिगेडियर साहब को भी और मुझे भी, इंडिया कब आप घुमाएंगे, हमें दिखाएंगे? पहले आप ब्रिगेडियर साहब। देख लो, हम दोनों सोल्जर्स हैं जी, और सोल्जर जहां पर भी वो सोल्जर होता है, और हम मिलते भी हैं, और ईद आती है, दिवाली आती है, दूसरे को देते हैं, और जब फॉरेन मिशन पर जाते हैं, सोल्जर हर जगह सोल्जर ही होता है, वो बदलता नहीं है। तो हाँ, दोनों वो है। ये अगर वीजा रिजीम मेरा होता है या शैलेंद्र का होता, शायद कब तक हम मिल चुके होते। बिल्कुल ऐसा ही है। और कर्नल साहब आप क्या कहेंगे? मैं पहले सॉर्ट आउट कर लूं एक पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज, जो सबसे डिस्प्यूटेड पॉइंट है आपके सवाल में, दैट इज कॉल्ड एज आरजू काजमी। अगर मैंने एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, अगर मैंने आरजू काजमी जी को इंडिया बुला लिया तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लोग मेरे खून करके टुकड़े टुकड़े कर देंगे कि आरजू काजमी आपकी कैसे हो गई, आपके कहने से क्यों आई, मेरे कहने से क्यों नहीं आई। मेरे कुछ कोर्समेट हैं फौजी वाले, वो मेरे से पता है सवाल क्या करते हैं, शैलेंदर you should behave yourself in front of our आरजू काजमी, for them it becomes art। मैं कहा भाई साहब आपका ये कौन सा प्यार टपका, ये क्या तरीका? बोले नहीं यार देखो इतने अच्छे से बात करती है और तुम कई बार यार ऐसी बेकार में उल्टी सीधी बात बोल देते हो, यू शुड नेवर। मैंने कहा भाई मैं हमेशा इसका अप्रिशिएट किया है। नहीं ये कोई तरीका नहीं। अब आ गई ब्रिगेडियर आरजू अपनी आरजू कम कर दो, वरना कर्नल साहब का खून हो जाएगा, आपके हाथ पर होगा। से रहे, और आई विश कि कर्नल साहब आए इस्लामाबाद और हम लोग जाए दिल्ली। मुझे ब्रिगेडियर साहब के लिए भी जरूर कहना है। ठीक है सर, एक काम कर सकता हूँ, आपके वीजा के लिए मैं आपके साथ एक लाइव शो करते हुए आरजू काजमी को दिखा सकता हूं कि मैं फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठा हुआ हूं, खड़ा हुआ हूं, और आपकी एप्लीकेशन ओपनली उनको रिकमेंड कर रहा हूं कि सर कल नहीं चाहिए, हमें ब्रिगेडियर साहब का वीजा आज चाहिए। देखिए मैंने शुरू से कहा है कि पाकिस्तानीज आर नॉट बैड, दे आर वेरी गुड पीपल,
दे आर लाइक अस, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज क्वाइट चैलेंजिंग, इज वेरी वेरी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर साहब के इंटरनेट का कोई इश्यू है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, दोनों ने, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर। इसे बंद कैसे